हेलो नमस्कार साथियों, कुंभज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कल मैंने बात की थी जो नीट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उनका डिटेल सॉल्यूशन की वीडियो मैंने कल बनाई थी। आज मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि जो हमारे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उनका लेवल क्या था, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सा चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से चैप्टर को हम छोड़ सकते हैं। ऐसी बातें मैं आज इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। तो मैं आपको बात बताऊं कि जो नीट का एग्ज़ाम है, तो नीट के एग्ज़ाम में हमारा जो सिलेबस रहता है वो 11th और 12th दोनों का होता है, जिसमें 60% हमारा 11th वाला पोर्शन आता है और जो 40% है वो कवर करता है अपना 12th का सिलेबस। तो अब हम सोचें कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जो ये पेपर है, ये जो आगे 2024 में जो भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये वीडियो आगे पढ़ने के लिए हेल्पफुल रहेगी। और जिन्होंने जो 2023 में एग्ज़ाम दिया है उनसे जो भी कमी रही हैं, अर्थात उन्होंने जो भी पढ़ा है मैटर उसमें से क्वेश्चन नहीं आए, चाहे उन्होंने एनसीईआरटी को फॉलो किया है या कहीं से नोट्स पढ़े हैं, तो उनमें क्या कमी रही वो भी पता पड़ेगा इस वीडियो में। तो मैं बात करूँ कि हमारे केमिस्ट्री के अंतर्गत 3 तरीके की केमिस्ट्री होती है। एक होती है ब्रांच होती है, एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं बात करूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे जो प्रीवियस ईयर में जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए वो कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, लेकिन जो डाटाज हैं वो चेंज होकर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमारे जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हमारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनके 60% रिपीट होने के चांस रहते हैं, लेकिन जैसे 40% क्वेश्चन है वो नए बन सकते हैं। अब नए क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, वो हमारे जो भी बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो हमारे सारे क्वेश्चन जो 40% क्वेश्चन आते हैं वो हमारे एनसीईआरटी बेस ही आते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो लिए हमारे एनसीईआरटी है। और ऑर्गेनिक के अंतर्गत जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें आप जो भी नेम रिएक्शन दे रखी हैं, आप नेम रिएक्शन के अलावा कुछ भी मत पढ़िए, आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि हमारे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे या तो नेम रिएक्शन से बनते हैं या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्गेनिक में 90% जो केस हैं, हम जब जीओसी पढ़ लेते हैं तो उससे 90% क्वेश्चन तो उससे सॉल्व हो जाते हैं और 10% हमारे नेम रिएक्शन से हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक हमारी कवर वहाँ से हो जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम जीआईओसी पढ़ लें, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट है, अगर उसको हम अच्छी तरीके से पढ़ लें तो हमारे जो इनऑर्गेनिक के जो भी डाटा है वो तो हमें याद करने पड़ेंगे, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है 70% वो हम उससे कवर कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जैसे मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर हमारी जो भी फिजिकल वाले न्यूमेरिकल हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ हमारे मोल कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। मोल कॉन्सेप्ट हमारा जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है, कोई भी थर्मोडायनेमिक्स वाले जो भी डेरिवेशन है उनमें काम आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, रेडॉक्स रिएक्शन है, उनमें हमारा मोल कॉन्सेप्ट का भर भर के कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि 2023 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने क्वेश्चन मीडियम थे और कितने डिफिकल्ट थे। तो मैं बात करूँ सबसे पहले कि जो फिजिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे 9 जो क्वेश्चन थे वो तो थे इजी, 6 क्वेश्चन थे मीडियम और 2 क्वेश्चन थे डिफिकल्ट। अर्थात 9 क्वेश्चन तो जो बच्चा अगर जिसने भी 12th का एग्जाम दिया है तो वो बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है 9 क्वेश्चन को। 6 क्वेश्चन को अगर थोड़ा भी उसने पेन रख करके दिमाग लगाया होगा तो 6 क्वेश्चन वो कर सकता है और 2 क्वेश्चन वही करेगा जिसने प्रॉपरली नीट की कोचिंग की है, अर्थात जिसे फिजिकल केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्टों का पता हो, तो 2 क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता है। फिर मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे 8 क्वेश्चन तो इजी थे, 5 क्वेश्चन मीडियम थे और 3 क्वेश्चन डाटाज थे। अर्थात इनऑर्गेनिक में जो डाटा वगैरह पूछे गए थे उनसे क्वेश्चन पूछे गए। तो 8 क्वेश्चन तो हमारा कोई भी कर सकता था जिसने अगर केमिस्ट्री पढ़ी 11th-12th की। 5 क्वेश्चन जिसने थोड़ा भी अगर कॉन्सेप्ट को समझा हो वो कर सकता है और 3 क्वेश्चन जिसकी ब्रॉड तैयारी हो, अर्थात उसको कॉन्फिडेंस हो तैयारी पे, वो 3 क्वेश्चन कर सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे 9 क्वेश्चन थे इजी,
6 क्वेश्चन थे मीडियम और 2 क्वेश्चन हमारे डिफिकल्ट थे। अर्थात 9 क्वेश्चन तो हमारे कोई भी स्टूडेंट कर सकता है जो नीट में बैठा होगा। 6 क्वेश्चन जिसने थोड़ा भी कॉन्सेप्ट को समझा है वो कर सकता है और 2 क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट थे। अर्थात मैं बात करूं 9 और 8 17, 17 और 9 26, तो 26 क्वेश्चन तो हमारे जो केमिस्ट्री में पूछे गए थे ये जीते। अर्थात जो 50% अपना सिलेबस था उसमें तो इजी क्वेश्चन थे। अर्थात 25 क्वेश्चन अर्थात 100 नंबर का तो कोई भी स्टूडेंट हमारा कर सकता था। और उसके बाद में देखो ये कितने 26, उसके बाद में 17 क्वेश्चन मीडियम थे और 7 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। अर्थात 7 क्वेश्चन को भी छोड़ देते 26 और 17, 43 क्वेश्चन अर्थात 40 क्वेश्चन तो हमारे अगर हम विद कॉन्सेप्ट पढ़े हैं पूरी साल तो हमारे 160 नंबर का तो कोई भी स्टूडेंट जिसने केमिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ा है वो कर सकता था। 7 क्वेश्चन को छोड़ देते तो भी हमारे 160 नंबर तो इसमें आसानी से बन जाते। अब क्या कहे कि कौन से चैप्टर से कितना वेटेज था वो हम बात कर लेते हैं। तो हमारे 11th और 12th को कंप्लीट मिला करके 30 चैप्टर हैं, जिसमें 14 चैप्टर तो अपने 11th के हैं और 16 जो चैप्टर हैं वो हैं अपने 12th के। ऐसे करके 30 चैप्टर हैं, जिसमें फिजिकल वाले 11 चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक वाले 9 चैप्टर हैं और ऑर्गेनिक वाले 10 चैप्टर हैं। इसमें मैं बात करूं कि फिजिकल को समझने के लिए हमें सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, इनऑर्गेनिक को समझने के लिए हमें जीआईओसी समझनी चाहिए और ऑर्गेनिक को समझने के लिए जीओसी समझनी चाहिए, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, मेजोमेरिक इफेक्ट है, आदि आदि हम पढ़ते हैं उसमें। इनऑर्गेनिक में हम आयनन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आदि जालक ऊर्जा है, ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और मोल में हम मोल निकालना सीखते हैं, कंसंट्रेशन टर्म सीखते हैं और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सीखते हैं, एवरेज मास सीखते हैं। अर्थात ऐसी बातें हम करते हैं। अब देखो जो हमारे 11th वाले चैप्टर हैं वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे अपने। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टेट्स ऑफ मैटर अर्थात गैसीय स्टेट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, बॉयल्स वाला जो ग्राफ था। थर्मोडायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई बराबर एनजीआरटी वाला। इक्विलिब्रियम से 1 पूछा गया था केसी का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी रिलेट किया था इसको, डेल्टा जी बराबर एन एफ डेल्टा 2.303 आरटी एल एन क्यू वाले से पूछा गया था। रेडॉक्स रिएक्शन से 1 रिएक्शन पूछी गई थी जो हमें उसको स्टाइकोमेट्रिक पूछे थे, उसके 138 आए थे। सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सॉल्यूशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और सरफेस केमिस्ट्री से हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री का अगर हम आइडिया लें तो हमारे जो भी सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री में हमारा जो भी क्वेश्चन बनता है वो कोलाइडल से बनता है। जो भी उसमें टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में वो हमें याद रहनी चाहिए, उससे हमारा क्वेश्चन हो जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में हमारा क्वेश्चन ऑर्डर से आ जाता है और आरएनएस इक्वेशन से भी आया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे नेंसर्ट इक्वेशन से आता है। सॉल्यूशन में हमारा कंसंट्रेशन टर्म से आ जाता है, हेनरी लॉ से आ जाता है, राउल्ट्स लॉ से आ जाता है, वो याद होना चाहिए। सॉलिड स्टेट में हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन तो क्रिस्टल से आता है, लेकिन क्रिस्टल से नहीं आया तो इस बार बॉयड से आया था। पार्टिसिपेशन से आया था, कौन कितना पार्टिसिपेशन करता है, एज कितना करता है, फेस कितना करता है, रेडॉक्स से आया था और एक्वेरियम से भी आया था। ऐसे करके तो हमारे 17 क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिकल केमिस्ट्री से। तो फिजिकल केमिस्ट्री के 17 क्वेश्चन थे। अब मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे सबसे पहला था पीरियोडिक टेबल, इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको सबसे बड़ा वो पूछा था कि कौन से आयन का सबसे बड़ा आकार होगा, उसमें था एन, क्योंकि n-3 में जाकर के नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेगा, -4 जिस पे ज़्यादा होगा जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज ही बढ़ जाएगा। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये जान है, क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनका वेटेज हमारे आरपीएससी के एग्जाम ले लो, नीट का ले लो, जेई का ले लो या नेट वगैरह ले लो, उन सभी में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही वेटेज रहता है।
अगला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से एक पूछा गया था। एस ब्लॉक से एक पूछा गया था। पी ब्लॉक से 2 पूछे गए थे 11th वाले से, 13 और 14 ग्रुप से। पी ब्लॉक बी मतलब 12th वाले से एक क्वेश्चन पूछा गया था। मेटलर्जी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। डी और एफ ब्लॉक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे करके 16 क्वेश्चन हमारे इनऑर्गेनिक से पूछे गए थे। फिर मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सम प्रिंसिपल है उसमें और कुछ टेक्निक है, उनसे हमारा 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो प्लस आर मेजोमेर इफेक्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, उनके कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाइड्रोकार्बन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ मिक्स में क्वेश्चन पूछा गया इससे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हेलो एल्केन हेलो एरिन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एल्कोहल फिनॉल ईथर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अमीन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलीमर से एक क्वेश्चन पूछा गया था और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे करके हमारे विद चैप्टर अर्थात नीट के अगर सिलेबस को देखूं मैं तो मैंने आइडिया किया इसमें कि 30 चैप्टर हैं अपने, और 30 चैप्टर में से एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहां से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अर्थात इंपॉर्टेंट तो हमारे सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम एक भी चैप्टर को छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाले देखो, अगर मैं छांटता हूँ तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर 2024 में जो भी नीट एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए अगर सबसे ज़्यादा वेटेज अच्छा पढ़ना है तो आपको जो भी ट्रिक है वो देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जो केमिस्ट्री है मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से बनता ही बनता है, स्टेट्स ऑफ मैटर से, थर्मोडायनेमिक्स से, इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ना ही पढ़ना है। सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट है इसमें। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, इसके फॉर्मूलाज अगर आपको ये जो मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है ये अगर अच्छे से आता है तो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन कर दोगे आप और रेडॉक्स वाले क्वेश्चन कर दोगे इससे आराम से। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है और सरफेस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे देखो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना मोल कॉन्सेप्ट वाला है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थर्मो है और सॉलिड है, इलेक्ट्रो है, केमिकल काइनेटिक्स है और सरफेस है। इनसे हमारे क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, ऐसा कभी भी नहीं है जहां इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो। ऐसे में इनऑर्गेनिक की बात करूं तो आपको पीरियोडिक टेबल अगर अच्छी तरीके से आती है तो आपको मैं बात करूं एस ब्लॉक को मत पढ़ो, पी ब्लॉक को मत पढ़ो, पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक इनके अगर आप नहीं पढ़ना चाहो, लेकिन पीरियोडिक टेबल का अगर आपको ट्रेंड पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो क्वेश्चन वहां से अगर उसी कॉन्सेप्ट पर आएगा तो आप एस ब्लॉक को कर सकते हो, पी को कर सकते हो और डी और एफ को कर सकते हो। लेकिन अगर पर्टिकुलर जो रिएक्शन है, एस ब्लॉक की जो रिएक्शन है, पी ब्लॉक में जो भी रिएक्शन है और डी और एफ ब्लॉक की जो भी रिएक्शन है वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। लेकिन पीरियोडिक टेबल को अगर अच्छे से करते हो तो आपका एस ब्लॉक सरल हो जाता है, पी ब्लॉक सरल हो जाता है और डी और एफ हो जाता है। मेटलर्जी से हमेशा हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, सीधा ही याद करना होता है। जैसे मंड प्रोसेस है, आयरन के निष्कर्षण की जो भी विधि है वो भी आपको याद करनी पड़ेंगी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है आपको, इसमें नोमेनक्लेचर पढ़ना है और जो भी आइसोमेरिज्म है वहां से पढ़ना है और एमओ डायग्राम दोनों के पढ़ने हैं। इसमें एमओ डायग्राम अलग डी ऑर्बिटल के पढ़ते हैं और इसमें एस और पी तक के पढ़ते हैं हम, ठीक है। फिर मैं जैसे बात करूं तो इसमें आपको मेनली याद होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होनी चाहिए। बाकी आपको एलिमेंट तो आपको पीरियोडिक टेबल में ही आ जाएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले जीओसी याद होना चाहिए। जीओसी अगर आपको कंप्लीट आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट है और कोई भी प्लस आर माइनस आर जैसे भी ग्रुप है और कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म है वो आपको आती है। अर्थात जीओसी आपको अगर आती है अच्छी तरीके से तो आपको ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके आधार पर आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। फिर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करता हूँ। हाइड्रोकार्बन को आप नॉर्मली कर दोगे, जो भी नेम रिएक्शन है इसमें वो आपको याद रखनी है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अर्थात थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको ये आना ही चाहिए। हेलो एल्केन हेलो एरिन में अपनी बोर्टज है, बोर्टज फिटिक है, फिंकलस्टेन है, स्वार्ट है, SN1 है, SN2 है, ये कॉन्सेप्ट हमारे जीओसी से हो जाते हैं। लेकिन अगर नेम रिएक्शन है वो यहाँ से होंगी। एल्कोहल फिनॉल ईथर की
ये भी जीओसी से हो जाती है। परंतु यहाँ जो नेम रिएक्शन है वो आपको याद रखनी है। एल्डिहाइड कीटोन की नेम रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, टेस्ट याद होनी चाहिए, अमीन के टेस्ट याद होने चाहिए। कोई भी जैसे अमीन में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, अर्थात नेम रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में कंप्लीट याद होनी चाहिए और जीओसी याद होनी चाहिए। तो आपको ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, पॉलीमर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अर्थात बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये स्टूडेंट के स्वयं पढ़ने के होते हैं। अर्थात इनको आप एनसीईआरटी से रीडिंग मार लेंगे तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो कैलकुलेशन बताता हूं मैं आपको कि जो भी फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो भी मेन टॉपिक है अर्थात मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सारे इफेक्ट आने चाहिए, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी वगैरह के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। उसके बाद में जीओसी में इफेक्ट आने चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। अर्थात ये सारे पढ़ लोगे आप तो आपको केमिस्ट्री बहुत ही सरल लगेगी। इसमें आपके जिस भी स्टूडेंट के अगर 150 प्लस नंबर बैठ रहे हैं नीट में, उसका स्कोर अच्छा है। अर्थात 150 इसमें बैठ गए, 150 फिजिक्स में बैठ गए और 300 से ऊपर अगर बायोलॉजी वाले पोर्शन में बैठ जाते हैं, बॉटनी जूलॉजी में, तो आप सिलेक्शन के नज़दीक हो। अर्थात हमारी जो नीट की जो कट ऑफ है, जैसा कि आइडियल लग रहा है यूट्यूब के माध्यम से, तो 600 प्लस रहने वाली है। अर्थात 600 से जो भी ऊपर नंबर है बच्चों के, उनको कॉलेज मिल सकता है। तो आपको केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज जो भी एनालिसिस है, जैसे क्वेश्चन आए थे मैंने आपको कंप्लीट बता दिए कौन कौन से चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, वो आपको याद रखने। और जो भी 2024 में तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनको जो चैप्टर से क्वेश्चन आए इनको तो आपको सभी को पढ़ना ही है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है। तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन का पैटर्न पड़ा होगा। तो आप जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने भी नीट का एग्जाम दिया है, उन विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। राम राम सा।